हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये 30 जून के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोग कवर कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं और कुछ भी आपसे ना छूटे। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 30 जून के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि अपनी वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू टेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देख पाएँ या अपनी प्रिपरेशन अगर उनको करनी है, तो उसके लिए वो फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की इन पीडीएफ्स को पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 जून के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि उज्जल भुवन जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे तेलंगाना के। तो जस्टिस उज्जल भुवन जो हैं उनको चीफ जस्टिस लगाया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट का। और जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने उनको ओथ दिलवाई है ऑफिस की टू चीफ जस्टिस को। नेक्स्ट आता है चाइनाज इंटरवेंशन इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का जो हॉर्न के रूप में निकला हुआ हिस्सा है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बना के समझाना चाहूँ, तो अगर आप इस तरह से देखें तो ये, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये कुछ हिस्सा है, इस तरह से ये अफ्रीका दिखता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे जो इस तरह से निकला हुआ हिस्सा है, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश आते हैं, उनको हम सीड कंट्रीज़ कहते हैं, SEED। तो यानी कि सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो ऐसे करके 4 ये जो देश हैं, ये सीड कंट्रीज़, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश बनते हैं। तो अब चाइना ने इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी है इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, यानी कि इन चारों पांचों देशों में। तो चाइना हैज़ बीन इन्वेस्टिंग अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द लास्ट डेकेड, यानी पिछले पूरे डेकेड में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है चाइना। एम्फेसिस हैज़ बीन ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब एम्फेसिस किस पे रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे रहा है, रॉ मटेरियल पे रहा है। इट टुक अ न्यू टर्न ऑन June 20 विद द फर्स्ट चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो अभी 20 जून को चाइना ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ मिलके चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बीजिंग के जो फर्स्ट स्पेशल इन्वॉय थे सिर्फ इसी रीजन के लिए, शू बिंग, अपॉइंटेड इन February 2022, उनका कहना यह है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम चाइना एम्स टू प्ले अ रोल इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी। तो चाइना का सिक्योरिटी के पर्पज़ में यहाँ पे रोल कह रहे हैं यहाँ के लिए जो एनवॉय अपॉइंट किए गए हैं बीजिंग के द्वारा। द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इथियोपिया विटनेस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो इथियोपिया में कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कौन कौन से पार्टनर्स आए हैं? इसमें केनिया के पर्सन आए हैं, जिबूती से, इथियोपिया से, सूडान से, सोमालिया, साउथ सूडान और युगांडा से। ये सभी कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि कौन सा कंट्री सीड कंट्री का मेंबर है और कौन सा कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मेंबर है या कौन सा कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मेंबर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीड कंट्रीज़ हैं, यानी कि सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, तो ये चारों देश जो हैं ये आपको सीड के मेंबर्स हैं। इन्हीं को आपको टिक लगाना है सीड के लिए या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। इन जनवरी 2022 में जो 17वीं ट्रिप थी अफ्रीका की, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई की, उनका कहना ये था कि चाइना के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं अफ्रीका में। देखिए ये ऑब्जेक्टिव समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है फोकाक, यानी कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, एक तो पेंडेमिक कंट्रोल करना, और दूसरा है फोकाक यानी कि इम्प्लीमेंटिंग अ फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन, यानी कि एक फोरम को इम्प्लीमेंट करना है हमें जो चाइना और अफ्रीका के कॉपरेशन के ऊपर काम करेगा, उनके आउटकम्स के ऊपर काम करेगा। और तीसरा है अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट्स वाइल फाइटिंग हेगेमोनिक पॉलिटिक्स। तो यानी कि ये वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है कि जो हेगेमोनिक पॉलिटिक्स होती है, तो उनसे फाइट करके हमें कॉमन इंटरेस्ट पे काम करना है। अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। अफ्रीका हैज़ बीन कीन ऑन इंटरेक्टिंग विद चाइना, और द फोकाक प्रमोट्स चाइनाज रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्न। तो हॉर्न में यानी कि उस एरिया में अफ्रीका के जो फोकाक है, यानी कि जो फोरम है चाइना अफ्रीका कॉपरेशन पे, वो प्रमोट कर रहा है कि चाइना का जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो सोसाइटल डेवलपमेंट रोल है अफ्रीका के अंदर, वो होता रहे। 2021 में द फोरम ने जो एंटायर रीजन है हॉर्न का, उसने पार्टिसिपेट किया था और 4 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए थे। एक तो सेनेगल का डकार एक्शन प्लान किया गया था, फिर चाइना अफ्रीका कॉपरेशन विजन किया गया था 2035 का, सीनो अफ्रीकन डेवलप डिक्लेरेशन हुआ था क्लाइमेट चेंज पे,
और एक डिक्लेरेशन हुआ था 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फोकाक। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान चाइना ने 3 लाख वैक्सीन दी हैं इथियोपिया को और युगांडा को, और 2 लाख वैक्सीन दी हैं केनिया, सोमालिया को। सूडान एंड एरिट्रिया हैव ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम चाइना वैक्सीन डिप्लोमेसी। फिर बीजिंग ने यानी कि चाइना ने जो 2035 का जो विज़न लॉन्च किया है चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन पे, उसका एम ये है कि वो वहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य के लिए जो सेक्टर है, उसको वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेगा, पॉवर्टी को हटाएगा वहाँ से, जो वहाँ पे व्यापार है उसको बढ़ाएगा, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएगा, और डिजिटल इनोवेशन इसको भी एक्सपेंड करेगा। तो अगर हम देखें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चाइना के जो प्राइमरी इंटरेस्ट्स हैं, यानी कि प्राथमिक जो हित हैं या निवेश हैं, वो क्या हैं, तो चाइना के इंटरेस्ट्स आर रिलेटेड टू 4 मेजर एरियाज़। तो 4 मेजर एरियाज़ पे हैं। पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है वहाँ पे लोगों को, यानी कि जो देश हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पे नज़र है चाइना की, और मैरीटाइम इंटरेस्ट पे नज़र है चाइना की। वन ऑफ इट्स लैंडमार्क प्रोजेक्ट वाज फुल्ली फंडिंग द $200 मिलियन अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स इन एडिस अबाबा। तो इथियोपिया की राजधानी जो एडिस अबाबा है, वहाँ पर $200 मिलियन का एक फुल्ली फंडिंग, यानी कि चाइना से सारा फंड आएगा अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने की बात की जा रही है। उसके बाद उसने कई सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं एडिस अबाबा और जिबूती के बीच में रेलवे लाइन बिछाने में, जिससे कि जो एरित्रिया है वो कनेक्ट हो जाए, किससे, रेड सी से कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है चाइना हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दी मोम्बासा नैरोबी लिंक। अब जो मोम्बासा नैरोबी रेल लिंक है कीनिया में, तो उसको बनाने के लिए चाइना ने खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सूडान के अंदर। इट ऑल्सो हैज़ अ वाइबल मिलिट्री हार्डवेयर मार्केट इन इथियोपिया एंड हैज़ बिल्ट ओवर 80 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन सोमालिया। सोमालिया के अंदर 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वो ऑलरेडी बना चुका है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों, स्कूल्स हों या स्टेडियम्स हों। जिबूती में भी 14 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो चाइना ने फंड कर रखे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो इथियोपिया जो है वो टॉप पर आ रहा है पांचों अफ्रीकन रेसिपिएंट्स में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के, और उसके ऊपर करीब करीब $14 बिलियन का इन्वेस्ट डेट है। तो इथियोपिया के ऊपर अगर हम डेट देखें चाइना का, तो वो $14 बिलियन का है। अपना में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। चाइना अकाउंट्स फॉर 67% ऑफ केनियाज बायलेटरल डेट। तो चाइना का जो अकाउंट है देखा जाए तो 67% जो है केनिया का जो बायलेटरल डेट है वो चाइना के साथ है। और 2022 में चाइना ने प्रॉमिस किया था टू प्रोवाइड $15 मिलियन असिस्टेंस टू एरिट्रिया। तीसरा मेजर चाइनीज़ इंटरेस्ट जो है अफ्रीका में, जो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम उसकी बात करें तो वो तेल और कोयले के लिए है। बीजिंग ने, चाइना ने मोम्बासा का जो ऑयल टर्मिनल है उसमें $400 मिलियन भी इन्वेस्ट किए हैं। चाइना जो है गोल्ड में, आयरन ओर में, प्रेशियस स्टोन्स में, केमिकल्स में, ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इथियोपिया के। साउथ सूडान जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर चाइना लगातार 1995 के बाद से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फोर्थ मेजर एरिया जो है मैरीटाइम इंटरेस्ट है चाइना का, और चाइना फर्स्ट और ओनली मिलिट्री बेस जो है वो उसके चाइना के बाहर अगर हम देखें तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो जिबूती में है। ड्यूरिंग हिज विजिट इन अर्ली 2022, वैंग hinted at China's willingness to develop Eritrea's coast, which would connect to China's investment in landlocked Ethiopia. नेक्स्ट आता है कि यूएस हैज़ स्पेक्यूलेटेड दैट चाइना विशेस टू बिल्ड अनदर मिलिट्री बेस इन चाइना। तो यूएस का ये भी सोचना है, ये स्पेक्यूलेशन है यूएस का। यूएस ये अंदाज़ा लगा रहा है कि चाइना एक, जैसे वो एक जिबूती में मिलिट्री बेस बना चुका है, तो वो चाह रहा है कि वो केनिया में भी एक मिलिट्री बेस बनाए और एक तंजानिया में बनाए, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन, जिससे कि चाइना की जो मिलिट्री प्रेजेंस है इस रीजन में उसको बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट आता है कि हैज़ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका बीन वेलकमिंग ऑफ चाइना प्रेजेंट। तो क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है? तो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ टिग्रे रीजन में नवंबर 2020 में, तो जो एडिस अबाबा था उसने बीजिंग को, यानी कि चाइना को, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने इथियोपिया की सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट की। यानी कि चाइना ने इथियोपिया की जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया था जिस टाइम पे टिग्रे रीजन में इथियोपिया के वहाँ पे रिबलिंग चल रही थी। दिसंबर 2021 में केनिया ने डिफेंड किया चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को देश के अंदर। प्रेसिडेंट जो उहुरू केनियाटा थे, उन्होंने मेंटेन करके रखा चाइना अफ्रीका पार्टनरशिप को। और नवंबर 2021 में युगांडा के प्रेसिडेंट जो हैं योवेरी मुसेवेनी, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि चाइना गिव एक्सेस टू इट्स मार्केट्स इन अ फैशन सिमिलर टू द यूएस और यूरोप। और मई 2022 में ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटर मटुकी, उनका कहना ये था कि ईएसी यानी कि ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को हमेशा वेलकम करता रहेगा कि वो ईस्ट अफ्रीका में काम करे और लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, यानी कि लोगों के अंदर समृद्धि आए। नेक्स्ट आता है कि
इज चाइनाज न्यू फोकस ऑन पीस इन द हॉर्न अ शिफ्ट फ्रॉम बीजिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। अब जैसे चाइना ने ये कहा है कि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पीस के लिए काम करेगा या सिक्योरिटी पर्पज से काम करेगा, तो क्या चाइना ने जो पहले एक सिद्धांत अपना रखा था नॉन इंटरवेंशन का, क्या यानी कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो क्या वो चाइना उससे बाहर जा रहा है? तो पीस एंड स्टेबिलिटी इज़ अ म्यूचुअल रिक्वायरमेंट फॉर चाइना एंड अफ्रीका। तो फॉर अफ्रीका के लिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वुड लीड टू स्टेबल इन्वायरमेंट्स। अब देखिए, अफ्रीका चाहता है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट आता रहे जिससे कि लोगों को रोज़गार मिलता रहे और वहाँ पे जो माहौल है वो स्टेबलाइज रहे, विच ब्रिंग पीस एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। चाइना का ये भी कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन कम्स एट अ हैवी कॉस्ट। सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा कुछ भी, तो उसके लिए बहुत महंगी कॉस्ट पड़ती है जिन भी कंट्रीज़ ने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इथियोपिया में जब कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट हुआ तो 600 चाइनीज़ नेशनल्स को जो अलग अलग ट्रेड में काम कर रहे थे, चाइना को उनको इवैक्यूएट करवाना पड़ा। फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव द रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन विजन 2035। Despite accusations of debt trapping surrounding China's projects in Africa, the government have mostly been welcoming। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमने देखा है कि किस तरह से चाइना के प्रोजेक्ट्स की वजह से सभी कंट्रीज़ जो हैं वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अफ्रीका के देश जो वो पैसा से ल्योर कर रहे हैं चाइना वाले, उससे प्रभावित हो रहे हैं। China's move to play a role in the area of security in Africa indicates a shift in its principle of non-intervention. It is China's message that its presence in the continent has a larger objective and is not likely to be limited to the Horn of Africa। तो चाइना का मैसेज ये है कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे नज़र रख रहा है अफ्रीका के, ना कि सिर्फ और सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। तो जो चाइना काम कर रहा है, चाइना जिस तरह से सभी देशों में, सभी जगहों पे, सभी रीजन्स में इन्वेस्टमेंट कर करके सभी देशों को अपना, आप कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में अपने अंडर करता जा रहा है, उसी प्रकार से G7 जो समिट हुआ है अभी, तो G7 ने भी प्लान किया है कि वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर सके। 26 जून को जब मीटिंग हुई है G7 देशों की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलॉन्ग विद हिज G7 एलाइज अनवील्ड द एम्बिशियस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक PGII प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें अनाउंस किया गया है कि कलेक्टिव मोबिलाइजेशन किया जाएगा $600 बिलियन का 2027 तक, जो कि अपने आप में गेम चेंजिंग होगा, और एक ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, यानी कि किसी भी देश की टेरिटरी नहीं हड़पी जाएगी जिस प्रकार से चाइना हड़प रहा है। The PGII is being seen as the G7's counter to China's multi-trillion dollar Belt and Road Initiative to build connectivity infrastructure। अब PGII को माना जा रहा है कि ये G7 का काउंटर है जो चाइना का मल्टी बिलियन या मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके बाद वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो एशिया के अंदर हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो या लैटिन अमेरिका में हो। तो PGII क्या है अगर हम देखें तो वेस्ट हैज़ बीन स्केप्टिकल ऑफ द BRI, यानी कि वेस्ट को हमेशा से दिक्कत रही है, यानी कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और US वगैरह जो देश रहे हैं, US कनाडा, उनको शुरुआत से दिक्कत रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जब से शी जिनपिंग ने इसको 2013 से लॉन्च किया था, एज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ चाइनाज लार्जर स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन एशिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यूएस का कहना यह है कि यूएस अलॉन्ग विद G7 पार्टनर, जो G7 पार्टनर्स हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान है, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने 2021 में भी अनाउंस किया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूएस ने G7 पार्टनर्स के साथ मिलकर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया था B3W, जिसका एम ये था कि $400 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में, उसको उन्हें पूरा करना है। तो PGII जो है माना जा रहा है कि ये जो मिस्टर बिडेन का जो B3W प्लान था, यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसको रीलॉन्च करने का एक प्रोग्राम है PGII। G7 मेंबर्स एम टू कलेक्टिवली मोबिलाइज $600 बिलियन बाय 2027, जिससे कि सस्टेनेबल और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकें डेवलपिंग देशों की। सबसे ज़्यादा जो नीड है इस टाइम पैसों की, वो डेवलपिंग देशों में है, जिसमें कि भारत भी एक मेंबर है। मिस्टर बिडेन अनाउंस द कंट्रीज प्लेज टू चैनल $200 बिलियन इन ग्रांट्स, पब्लिक फाइनेंसिंग एंड प्राइवेट कैपिटल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो $200 बिलियन पब्लिक ग्रांट्स ग्रुप में आएंगे। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया है कि यूरोप प्लेज, तो उर्सुला वॉन ने डिक्लेयर किया है कि यूरोप का जो प्लेज है मोबिलाइजिंग €300 बिलियन का फॉर द पार्टनरशिप ओवर द सेम पीरियड। तो PGII जो है, यानी कि जो ये लॉन्च किया जा रहा है इनिशिएटिव G7 देशों के द्वारा, तो ये कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स लेगा, तो ऑल PGII प्रोजेक्ट्स विल बी ड्रिवन बाय 4 प्रायोरिटी पिलर्स। तो 4 प्रायोरिटी पिलर्स होंगे। पहला तो ये होगा
कि G7 ग्रुपिंग जो है ये एम करेगी कि क्लाइमेट क्राइसिस ना हो और इंश्योर करेगी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। उसके बाद सेकंड होगा कि प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करेगा बोस्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, यानी कि 5G नेटवर्क और 6G नेटवर्क पे काम किया जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी में और साइबर सिक्योरिटी में। तीसरा जो G7 देशों का एम होगा, उनका एम होगा टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी, अब देखिए इक्वालिटी और इक्विटी में दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वालिटी का मतलब है समानता, जिसमें कि सब लोगों को सेम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं तो उसको हम चीज़ें ना दें, लेकिन जिसके पास चीज़ें कम हैं उसको अगर हम चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो उसको हम इक्विटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये दो पर्सन्स हैं, अगर एक ये पर्सन एक है और एक पर्सन दो है, इसके पास फॉर एग्जांपल 5 चॉकलेट्स हैं और 2 के पास एक भी चॉकलेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे कुछ चॉकलेट्स देनी है तो अगर इक्वालिटी होगी तो मैं इसको भी कुछ चॉकलेट्स दूंगा। अगर मेरे पास 10 चॉकलेट हैं तो मुझे 5 चॉकलेट फर्स्ट को देनी पड़ेंगी, 5 चॉकलेट सेकंड को देनी पड़ेंगी, तभी तभी इक्वालिटी आएगी, यानी कि समानता आएगी। लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूँगा तो मैं ऐसा कहूँगा कि मैं सेकंड को चॉकलेट्स दे दूंगा, फर्स्ट को नहीं दूंगा इक्विटी लाने के लिए। तो इक्विटी में आप एक को चीज़ें नहीं देते हो, दूसरे को दे देते हो, जिससे कि वो समान स्तर पर आ सके पहले वालों के, तो उसको इक्विटी कहा जाता है। एंड लास्टली टू बिल्ड एंड अपग्रेड ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने की बात कही जा रही है। मिस्टर बिडेन जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं पीजीआईआई के, वो या तो दैट हैव आइदर कमेंस्ड और आर सेट टू बिगिन, या तो वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी या वो शुरू होने जा रहे हैं। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है G7 देशों के साथ मिलकर और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर वो $3.3 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंस लॉन्च करने जा रहे हैं वैक्सीन फैसिलिटी बनाने के लिए सेनेगल में, हैविंग अ पोटेंशियल ईयरली कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिलियन ऑफ डोजेज। तो इसका मतलब ये है कि कोविड-19 की जो डोजेज़ हैं, मिलियंस ऑफ डोजेज जो हैं वैक्सीन की, वो सेनेगल में बननी शुरू हो जाएंगी। मिस्टर लेन जो है उनका कहना यह है कि यूरोपियन कमीशन का जो ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव किसके द्वारा है, ये यूरोपियन कमीशन के द्वारा है, इज ऑल्सो अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट सपोर्टिंग द पीजीआईआई सच एज mRNA वैक्सीन प्लांट्स इन लैटिन अमेरिका, और एक फाइबर ऑप्टिक केबल लिंक करा जा रहा है यूरोप को लैटिन अमेरिका से। यूएस का जो डीएफसी है वो इन्वेस्ट करेगा $30 मिलियन इन ओमनिवोर एग्रीटेक एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड 3, जो कि एक इम्पैक्ट वेंचर कैपिटल फंड है जो इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, एंटरप्रेन्योर्स में, जो कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, फूड सिस्टम्स में, क्लाइमेट में, रूरल इकोनॉमी में। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, तो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू रिवाइव कनेक्टिविटी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद वॉज चाइनाज एंशियंट सिल्क रोड। और चाइना ने ये भी अनाउंस किया है, चाइना की 2 प्रोंग्ड अप्रोच है बिल्डिंग अ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड, चाइना की जो अप्रोच थी वो 2 चीज़ों को लॉन्च करने की थी, एक तो रोड इकोनॉमिक बेल्ट को जो कि लैंड पे था, और एक मैरीटाइम यानी कि जो समुद्र के रास्ते है 21st सेंचुरी का। द प्रोजेक्ट इनिशियली एम्ड टू स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया। तो प्रोजेक्ट का जो पहले लॉन्च किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसका पहले एम ये था कि वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के देशों को कनेक्ट करेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपना स्कोप बढ़ाता रहा 2013 के बाद से, और उसके बाद ये साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, फिर अफ्रीका में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में धीरे धीरे फैल गया। तो G7 मीनवाइल हैज़ स्पेशली टाउटेड द पीजीआईआई एज अ वैल्यूज़ बेस्ड प्लान। अब G7 का कहना ये है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसा नहीं होगा, हम कुछ वैल्यूज़ पे काम करेंगे, हम देशों की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। एंड टू हेल्प अंडर फंडेड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज मीट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। पीजीआईआई हैज़ लेड फोकस ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन एनर्जी, while China has built large coal-fired plants under BRI along with solar, hydro and wind energy projects. While the G7 has pledged $600 billion by 2027, मॉर्गन स्टैनली ने एस्टिमेट किया है कि चाइना की ओवरऑल फंडिंग जो है BRI की वो 1.2 to 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी 2027 तक। यानी कि G7 जब $600 बिलियन की बात कर रहा है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है देशों में वो 1.2 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जस्ट आधा ही होगा G7 देशों से, G7 देशों का जस्ट आधा ही होगा चाइना से। अंडर द पीजीआईआई लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी मोबिलाइज्ड व्हाइल चाइनाज BRI इज मेजॉरिटी स्टेट फंडेड। एक डिफरेंस ये भी है कि जो पीजीआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है ये कैपिटल प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट कैपिटल है, यानी कि लोगों का जो पैसा होगा वो लगेगा, जबकि चाइना में जो पैसा लगा हुआ है, चाइना ने जो BRI के तहत पैसा लगाया है वो चाइना का सरकारी पैसा है। द BRI ऑल्सो लॉन्च्ड at a time when China local construction firms were short of projects in developed Chinese provinces।
और अब स्टडीज़ ये भी शो कर रही हैं कि 89% ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स पार्टिसिपेटिंग BRI प्रोजेक्ट्स आर चाइनीज़। तो चाइना ने जहाँ पे भी काम किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, तो वहाँ पे सब जगह जो पैसा लगा है और जो वर्कर्स लगे हैं, कंपनीज लगी हैं, फर्म्स लगी हैं, वो चाइनीज़ ही लगी हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज़ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन BRI प्रोजेक्ट्स। तो चाइनीज़ वर्कर्स ने काफ़ी काम किया। अफ्रीका हो चाहे किसी कोई सा भी देश हो, G7 लीडर्स ने एम्फेसाइज़ किया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी कि उनका कहना ये है कि जिस देश में प्रोजेक्ट चलेगा बेसिकली उस देश के लोगों को ही वहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा। चाइना की तरह नहीं है कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। $62 बिलियन का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान ओ करता है एक बहुत ही बड़े अमाउंट में फॉरेन डेट जो उसको चाइना को पे करना है। चाइना बिल्ड्स BRI प्रोजेक्ट्स बाय एक्सटेंडिंग लार्ज। अब चाइना कैसा प्रोजेक्ट बनाता है, वो BRI के जो प्रोजेक्ट बनाता है वो बहुत बड़े और लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है देशों को, जो उनको 10 साल के अंदर देने होते हैं, जो कि वो यूजुअली दे नहीं पाते हैं। अब जब वो नहीं दे पाते हैं तो जिस तरह से श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 साल के लिए लीज पे दे दिया, इस तरह से अलग अलग देश जो हैं अपनी अपनी जो जगहें हैं वो चाइना को दे देंगे। PGI प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। तो PGI के जो प्रोजेक्ट हैं वो भारत में ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन इंडिया ने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था इससे बाहर कदम रखे हैं। हमेशा इंडिया ने कभी भी चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेस्पेक्ट नहीं दिया। वो इस वजह से नहीं दिया क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, इंडियन टेरिटरी से होकर गुजरता है, गिलगित बल्तिस्तान का। तो हमेशा से भारत का कहना ये रहा है कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत की टेरिटरी से नहीं लेके जाएगा तो इंडिया भी BRI को रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा जब से नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है कि टर्की ने किस तरह से पीस एग्रीमेंट साइन किया है स्वीडन और फिनलैंड के साथ, कि स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। जब स्वीडन और फिनलैंड ने लास्ट मंथ डिक्लेयर किया था, अर्ली इन द मंथ ऑफ जून डिक्लेयर किया था कि वो नेटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो टर्की ने इस पे ऑब्जेक्शंस किए थे और टर्की ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि जो स्वीडन और फिनलैंड है, तो यानी कि स्वीफन है, ये दोनों नेटो को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में 28 जून में देखा जा रहा है कि टर्की के साथ स्वीडन और फिनलैंड ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके बाद अब टर्की जो है वो राज़ी है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है अब नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है उसको हम समझने जा रहे हैं कि 28 जून को नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक MOU साइन हुआ है टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, मैड्रिड स्पेन में। तो MOU जो है वो साइन किया है फिनलैंड के प्रेसिडेंट निनित्सो, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर एंडरसन ने, और टर्की के जो एड्रेस थे, जो टर्की के जो नेशनल कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उनको एड्रेस किया गया है। फॉलोइंग दिस एश्योरेंस जो प्रेसिडेंट अर्दोगान हैं टर्की के, उन्होंने सपोर्ट कर दिया है कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं नेटो को। तो MOU का क्या कहना है, तो MOU द की प्रोविज़न जो है MOU के, वो 3 पॉइंट इंक्लूड करते हैं कि एक तो जॉइंट कमिटमेंट है टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में कि वो काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। उसके बाद एड्रेस किया जा रहा है पेंडिंग एक्सट्रेडिशन ऑफ टेरर सस्पेक्ट्स। अब ये भी कहा जा रहा है कि फिनलैंड में या स्वीडन में जो लोग जाके छुप गए हैं, जिनको टर्की टेरर सस्पेक्ट्स कहता है, उनको आपको एक्स्ट्राडाइट करना है, यानी कि फिनलैंड स्वीडन से उनको टर्की में भेजना है थ्रू अ बायलैटरल लीगल फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंड इंटरडिक्टिंग एनी फाइनेंसिंग एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द PKK। अब ये PKK जो है ये कुर्दिस्तान के लिए कह रहे हैं। जो कुर्दिस्तान जो एक डिमांड कर रहे हैं, जो कुर्द लोग हैं जो कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें से टर्की का कुछ एरिया लेने की वो बात कर रहे हैं, तो टर्की उनको टेररिस्ट बताता है, जबकि अब तक फिनलैंड और स्वीडन उनको टेररिस्ट नहीं कहता था। Besides the above, Finland and Sweden assured that their respective national regulatory frameworks for arms exports enable new commitments to allies। यानी कि अब आर्म्स एक्सपोर्ट जो पहले टर्की को नहीं हो रहा था, अब वो भी टर्की को हो पाएगा। दोनों कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया है टू स्टैंड अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एंड टू फुल्ली कमिट टू यूरोपियन यूनियंस कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। तो दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो कॉमन सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी है उस पर भी हम काम करेंगे, और टर्की का जो पार्टिसिपेशन है पेस्को में, यानी कि परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन, जो कि यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है मिलिट्री मोबिलिटी पे, वो भी अब हो पाएगा। तो टर्की ने क्यों अपना अपोजिशन विड्रॉ कर लिया? पहले जो टर्की अपोज कर रहा था कि नहीं स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन नहीं कर सकते नेटो को, क्योंकि टर्की जो है इनिशियली अगेंस्ट था फिनलैंड और स्वीडन के कि वो नेटो ज्वाइन करें, लेकिन अब कोई डायरेक्ट बायलैटरल इशू नहीं था टर्की और स्वीडन फिनलैंड के बीच में, लेकिन बात क्या थी, वो कुर्दिश इशू वाली। तो अगर कुर्दिश इशू ना होता और एक्स्ट्राडिशन की बात नहीं आती एक्टिविस्ट्स की, तो ईजिली उस टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम ना आती। तो रशिया जो है वो शेयर करता है 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर फिनलैंड के साथ,
और स्वीडन जो है उसका डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं है, लैंड बॉर्डर रशिया से, लेकिन वो बाल्टिक सी के थ्रू रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। तो अब इससे ये बात आती है कि अगर रशिया के इतने करीब जो मेंबर्स हैं, जिस तरह से यूक्रेन ने जब नेटो को ज्वाइन करने की बात की तो यूक्रेन पे उसने हमला कर दिया, तो अब ये दोनों देश फिनलैंड और स्वीडन जो बॉर्डर लगाते हैं, एक चाहे मैरीटाइम बॉर्डर लगाता है एक देश और एक लैंड बॉर्डर लगाता है, अगर ये नेटो को में ऐड हो जाएंगे तो वापस से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्रेमलिन के वो रेज हो सकते हैं। लैंड और सी बॉर्डर्स विद रशिया प्लेस बोथ कंट्रीज अंडर डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम दी क्रेमलिन। GS3 से न्यूज़ आ रही है इकोनॉमिक्स से कि रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्लान मैन कहे जाते हैं PC महालनोबिस, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे उनको याद किया जा रहा है। तो जून 29 को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। तो जो प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस हैं यानी कि PC महालनोबिस हैं, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं भारत में, उनको प्लान मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और जून 29 को ही उनका बर्थडे भी होता है। तो PC महालनोबिस ही थे जिन्होंने भारत में स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल कल्चर इस्टेब्लिश किया और 28 जून को उनके पासिंग के 50 साल भी हो गए हैं। तो महालनोबिस ने सर्टनली बिलीव्ड डेटा टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन एफिशिएंट प्लानिंग। अब देखिए आज के टाइम पे डेटा अपना आप में एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि डेटा के ऊपर ही या जो मेटा डेटा है उसके ऊपर ही कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं। तो अब डेटा एनालिटिक्स भी चल रहा है इस टाइम पे 21st सेंचुरी में, लेकिन PC महालनोबिस ने अपने टाइम पे 1920s 1930s के टाइम पे जो डेटा था उसकी एफिशिएंट प्लानिंग की बात की थी कि डेटा की वजह से कितने सारे काम हो सकते हैं। उस टाइम पे क्या नेशनल और ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उस टाइम की डेटा के हिसाब से PC महालनोबिस ने काम करना शुरू किया था। प्लानिंग इन द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन इन द 1950s वो लार्जली बेस की गई थी डेटा पे, जो कि सर्वे से ऑब्टेन की थी। एट द सेंटेनरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी विच महालनोबिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग। अब देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाई थी उसमें PC महालनोबिस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है कि उन्होंने उसको शेप किया है जिस टाइम पे उसके डिफ़िकल्टी ईयर्स थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के। इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ द ग्रेटेस्ट बंगाली स्टालवार्ट्स टैगोर एंड महालनोबिस। तो टैगोर जो है वो महालनोबिस को एक बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट की तरह से ट्रीट करते थे, जबकि उन दोनों में 32 साल का डिफरेंस था, यानी कि महालनोबिस जो थे वो काफ़ी यंग थे, 32 साल छोटे थे रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू कनाडा 1929 ये किताब लिखी है PC महालनोबिस ने। 1933 में महालनोबिस फाउंडेड सांख्या। तो महालनोबिस ने एक सांख्या जनरल फाउंड किया जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ISI का जनरल है। द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट इशू जो था सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सांख्या, टैगोर ने डिपिक्ट किया कि स्टैटिस्टिक्स एज द डांस स्टेप्स ऑफ नंबर्स इन द एरिना ऑफ टाइम। तो ये टैगोर की लाइन है कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की उसको कहा है कि अपने आप में कि ये डांस स्टेप्स है नंबर्स का इन द एरिना ऑफ टाइम एंड स्पेस, जहाँ पे जो माया है अपीयरेंस की, द इंसिस्टेंट फ्लो ऑफ चेंजेस दैट एवर इज एंड इज नॉट। तो ये लाइन है, ये आप ध्यान रखेंगे, तो लाइन टैगोर की लाइन है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है डिफेंस से न्यूज़ आ रही है इंटरनल सिक्योरिटी से कि कोस्ट गार्ड की एक स्क्वाड्रॉन बनाई गई है पोरबंदर गुजरात में। तो कोस्ट गार्ड ने अपनी एक कमीशन करी है 835 स्क्वाड्रॉन ऑफ इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। तो जो ALH है भारत में बना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 है, उसको पोरबंदर में उसकी एक स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था इस प्लेन को। दिस फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। अब इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, एडवांस रेडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, शक्ति इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, फुल ग्लास का कॉकपिट है जिससे कि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो सके, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और सर्च और रेस्क्यू हॉर्मर भी है। नेक्स्ट आता है दिल्ली एयरपोर्ट ने रिज्यूम किया है ट्रायल ऑफ फुल बॉडी सिक्योरिटी स्कैनर्स। तो दिल्ली एयरपोर्ट वापस से को स्टार्ट करने जा रहा है कि वो फुल बॉडी जो सिक्योरिटी स्कैनर्स हैं, एक तो हैंड हेल्ड सिक्योरिटी स्कैनर आते हैं कि जो भी पर्सन एंटर करता है तो हैंड से एक डिवाइस हाथ में होता है और उसको किसी पर्सन की बॉडी की तरफ चारों तरफ चलाकर उसकी सिक्योरिटी स्कैन की जाती है। लेकिन अगर हम फुल बॉडी लगा दें तो पर्सन उसके अंदर से निकलेगा और उसकी पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कंप्यूटर के अंदर, जो ये दिखा सकता है कि उसने कोई भी मेटल की चीज़ तो धारण नहीं कर रखी। तो IGI एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है फुल बॉडी स्कैनर्स को आफ्टर एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री मिस द मार्च 22 डेडलाइन फॉर डिप्लॉइंग देम। तो मार्च 2022 की डेडलाइन थी कि पूरे भारत में जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो फुल बॉडी स्कैनर्स को इम्प्लीमेंट कर दें। एयरपोर्ट जो हैं बहुत रिलेक्टेंट हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे इसको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि उनका कहना ये है कि एक सिंगल जो
फुल बॉडी स्कैनर है उसकी कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है और वो इतना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो जो फुल बॉडी स्कैनर्स हैं वो डिटेक्ट कर सकता है नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स को भी, विच आर हार्ड टू डिटेक्ट विद द कन्वेंशनल डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। तो जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है उससे जो नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फुल बॉडी स्कैनर से नॉन मेटल वाले भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अप्रैल 2019 में जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन और सिक्योरिटी था उसने 84 एयरपोर्ट्स को कहा था, जिसमें से 26 हाइपर सेंसिटिव हैं और 58 सेंसिटिव एयरपोर्ट्स थे कि भाई आप जो हैं अपने यहाँ पे बॉडी स्कैनर्स 1 साल के अंदर डिप्लॉय करें। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो उसके बाद उसकी एक्सटेंशन बढ़ती रही और हाल में मार्च 2022 आखिरी डेडलाइन थी जिस टाइम पे इस कॉस्टली टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही थी। जो रिमेनिंग एयरपोर्ट्स हैं भारत में हैव टाइम टिल दिसंबर 2022 कि आप इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई सारे राउंड्स भी हुए हैं ट्रायल्स के दिल्ली एयरपोर्ट पे, फॉलोइंग विच द एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर उसने रिकमेंड किया था कि एक मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पे बेस जो स्कैनर है उसको लगाना चाहिए, ना कि जो बैक स्कैटर और फुल ट्रांसमिशन जो है एक्स टेक्नोलॉजीज के इनके द्वारा। तो दिस वाज आफ्टर कंसल्टिंग द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से भी बात करके की गई है कि अगर कोई पैसेंजर एक्सरे रेडिएशन के तहत आता है तो उसकी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। अब इस टेक्नोलॉजी में कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स भी थे क्योंकि पैसेंजर्स जो इसके दौरान जा रहे थे उनका एक सिलहट एक स्ट्रक्चर बन जाता था, ना कि नेक इमेज बनेगी, यानी उनकी एक बॉडी की नेक इमेज ना बनेगी, एक सिलहट स्ट्रक्चर बनता था जिससे कि उनकी बॉडी का जो फिगर है वो सबको दिख जाता है। वहाँ पे बॉडी स्कैन जो वहाँ पे जो स्कैनर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें दिखता है। तो इसमें लेडीज़ में जेंट्स में एक प्राइवेसी कंसर्न्स आ रहा था कि अगर इस तरह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर दिखेगा तो क्या ये प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं है हमारी। नेक्स्ट आता है टाटा सन्स के बहुत बड़े जो इन्वेस्टर हैं मिस्त्री, वो उनकी डेथ हो गई है। तो पॉलनजी शाहपुर जी मिस्त्री 93 ईयर्स की उनकी एज में डेथ हुई है। जो फॉर्मर चेयरमैन थे शाहपुर जी पॉलनजी ग्रुप के वो पीसफुली पास अवे हो गए हैं इन मुंबई। तो ये अपने आप में एक आयरिश सिटीजन थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। ये मोस्टली स्टेड इन इंडिया एंड ऑलवेज रिमेन्ड अ लो प्रोफाइल। इनको फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस भी कहा जाता है जो टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर्स है। मिस्त्री के पास 18.4% स्टेक था टाटा सन्स में, जिससे वो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे इतने बड़े, और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था 2016 में। आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन नियुक्त किया है उनके फादर ने। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड उन्होंने अप्रूव किया है कि आकाश एम अंबानी का अपॉइंटमेंट होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो उनको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बना दिया गया है। उनके जो फादर हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और रिज़ाइन कर दिया है विद इफेक्टिव ऑफ 27 जून। फिर गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी जो है उनको बढ़ाया है कुछ हाउस होल्ड आइटम्स के लिए, जैसे कि चाकू हो गए, स्पून्स हो गए, फॉक्स, लेडल्स को 12% से बढ़ा के 18% कर दिया है। एलईडी लैंप्स को, लाइट्स को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। वाटर पम्प्स को 18% कर दिया है। सोलर वाटर हीटर सिस्टम को 12% कर दिया है। डेयरी मशीनरी को 18%, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को 18%, यानी काफ़ी चीज़ों पे जो टैक्सेस हैं, जीएसटी हैं, उनको बढ़ाया गया है। तो आप यहाँ से खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट हम करके कर रहे हों, तो वहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, मान लेते अगर हम रेलवे कोचेस को जला रहे हैं तो उससे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा वो उल्टा हमको ही पड़ेगा। सरकार क्या करेगी, सरकार इस तरह से टैक्स बढ़ा देगी और इन टैक्स को बढ़ाने से जो फ़र्क पड़ेगा जेब पे वो एक आम आदमी की जेब पे ही पड़ता है, क्योंकि उसी को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अब उसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। और जो वो बोगियाँ जलाई जा रही हैं या जो भी सड़कों पे चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया जा रहा है, उनकी भरपाई की जाएगी। क्योंकि अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारे ही पैसे से बनती है। जो सरकार कोई पैसा कमाती थोड़ी है, सरकार तो कोई बिज़नेस नहीं कर रही है। सरकार जो अर्न कर रही है वो लोगों के दिए हुए पैसे से ही करती है, जो उसको टैक्स के रूप में दिया जाता है। तो अगर हम नुकसान करेंगे, देश के अंदर चीज़ों को तोड़ेंगे, तो सरकार इस तरह से टैक्स बढ़ाएगी और हमसे ही पैसा लेकर उसको दोबारा बनाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम जो भी प्रोटेस्ट करें वो पीसफुली करें। ये सभी से समझना होगा कि जो गवर्नमेंट ये चीज़ें टैक्स बढ़ा रही है, इससे ये टैक्स क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि हमारी नासमझी। नेक्स्ट आता है कि 12,000 बसेस को कहा जा रहा है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि वो सिटी रोड्स पे होंगी 2024 तक। द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर 1950 न्यू बसेस, तो 1950 नई बसेस की प्रोक्योर करने की बात की जा रही है, जिसमें से 1500
इलेक्ट्रिक और 450 CNG AC बसेज होंगी। और सितंबर 2023 तक सभी जो बसेज होंगे उनको सिटी के फ्लीट में इंडक्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट विल सून इशू टेंडर्स टू बाय 4880 और बसेस खरीदने की बात की जा रही है। और दिसंबर 2024 तक 11,910 बसेस हो जाएंगी जो दिल्ली रोड पे चल रही होंगी, ये दिल्ली सरकार का कहना है। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो मेट्रो हो, बसेज हों और टैक्सीज़ हों, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए। फिर एक ग्रीन जॉब्स भी जनरेट करने की बात की जा रही है। एक स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इनिशिएटिव अप्रूव किया गया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लोग बाग अपनी बालकनीज़ में, अपनी छत पे जो हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाएं, जिससे कि वो अपनी जो लोकल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें और इससे जो ग्रीन कवर है वो भी बढ़े शहर के अंदर। इनिशिएटिव विल हेल्प जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली। एक्सपर्ट्स को हायर किया गया है इस स्कीम के तहत टू कंडक्ट 400 अवेयरनेस वर्कशॉप्स एंड 600 एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो फिक्स्ड राशन स्कीम को एक्सटेंड किया जा रहा है। फ्री राशन टू ऑलमोस्ट 73 लाख रेसिडेंट्स विल कंटिन्यू टिल सितंबर 30। तो दिल्ली कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड स्मार्ट अर्बन फार्मिंग इनिशिएटिव, जिसका गवर्नमेंट का एम ये है कि हम ट्रेन करें सिटीजन्स को कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाएं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इन एन अर्बन सेटिंग। तो केजरीवाल ने एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि एक्सपर्ट्स विल बी हायर्ड अंडर द स्कीम। तो स्कीम के तहत जो है, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो स्पेशल ट्रेनिंग भी लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए। इससे 100%ली आपके जो एग्जाम्स उनमें सवाल आएंगे और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।